हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड के इस चैप्टर में अभी तक की मेरी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। मेरी लास्ट वीडियो चेंज इन डिमांड के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें मैंने आपको मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व के बारे में बताया। उसी वीडियो से कनेक्टेड है मेरी ये वीडियो। सो डिफरेंसेस समझने से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मेरी थर्ड वीडियो चेंज इन डिमांड को आप पहले देखें और इस वीडियो को उसके बाद आप देखें, तभी वैलिड होगा, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। चेंज इन डिमांड के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि डिमांड में जो बदलाव आता है उसके 2 कारण होते हैं। एक होता है प्राइस, एक होता है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस एटसेट्रा। सो अब हमारा जो डिफरेंस है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन्हीं 2 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व कहता है डिमांड में चेंज आया है प्राइस की वजह से। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहता है डिमांड में चेंज आया है अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। तो डिफरेंस हम 6 पॉइंट्स लिखेंगे कि कहीं पे भी ये डिफरेंस अगर 6 मार्क्स तक आ गया, जो कि मैक्सिमम है, तो हमारे पास 6 वैलिड पॉइंट्स हों। पहला हमने मीनिंग लिखा। मीनिंग में लिखा है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व में राइज or fall in demand because of change in price while other factors remaining the same। इसमें डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है प्राइस, जबकि अदर फैक्टर्स सेम, उसका कोई रोल नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में राइज और फॉल इन डिमांड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। सो इधर शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस ने रोल नहीं प्ले किया, रोल प्ले किया है अदर फैक्टर्स ने। अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें, जो हमारा सेकंड पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, किस फैक्टर ने डिमांड को इफेक्ट किया? यस, प्राइस ने। यहां पे बहुत सारे हैं, इनकम, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस। एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 लिख दिए, इनकम, टैक्स एटसेट्रा। टाइप्स, मूवमेंट के 2 टाइप है। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व के 2 टाइप है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इधर शिफ्ट इन डिमांड कर्व के 2 टाइप है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहां अप्लाई करता है? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड की माने तो लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है डिमांड चेंज होगी प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। तो यहां पे भी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, इधर लिखा है अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं। क्योंकि अदर फैक्टर यहां पे भी कांस्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड में भी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। इस लॉजिक से लॉ ऑफ डिमांड यहां अप्लाई करता है, इधर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक के ऊपर, अपना नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर मूव हो रहे हैं। पॉइंट है हमारा नेक्स्ट इसी टॉपिक का, डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन। 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये है आप 5th पॉइंट। इसमें हमने दोनों डिफरेंस को डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ये हमारे सामने डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। पहले 30 रुपीज प्राइस था, तो कंज्यूमर ने 30 यूनिट्स डिमांड करी और कंज्यूमर ए पॉइंट पे, प्राइस रिड्यूस हो गया, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई, 40 यूनिट्स हो गई। सो जो मूवमेंट हुआ है ए से बी, ये एक्सप्रेस कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दूसरी तरफ हम मानते हैं 30 रुपीज से प्राइस बढ़ के 40 हो गया, तो कंज्यूमर की डिमांड 20 हो गई। सो ये जो मूवमेंट है ए से सी, ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इधर 30 रुपीज पे 30 यूनिट्स की डिमांड है,
प्राइस को सेम रखा, डिमांड 40 यूनिट्स हो गई। शिफ्ट जो अपवर्ड हुआ है ये इंक्रीज इन डिमांड है। दूसरी तरफ प्राइस को सेम रखा, डिमांड 20 हो गई, 30 से 20 हो गई, डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। ये डिक्रीज इन डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। ये डिमांड कर्व कैसे बिहेव करते हैं मैंने आपको बताया। इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपलोड किया है। कंज्यूमर की पोजीशन देखें तो कंज्यूमर की हम अगर पोजीशन देखें, कंज्यूमर यहां पे रहता तो सेम डिमांड कर्व पे है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होती है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। इस केस में कंज्यूमर की पोजीशन देखें, वो या तो ऊपर वाले डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाता है या नीचे वाले। यहां पे एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट्स, यहां पे डिमांड कर्व तो सेम रहता है, सिर्फ कंज्यूमर की पोजीशन चेंज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट डिफरेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये डिफरेंस है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन एंड इंक्रीज है तो दोनों सेम, दोनों का मतलब डिमांड का बढ़ना, बट कारण अलग है। ये प्राइस की वजह से राइज हुआ है, ये अदर फैक्टर्स की वजह से राइज हुआ है। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को हम इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। सो ये डिफरेंस आपको दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड? पहले भी नहीं, डिमांड राइज हुई है प्राइस के फॉल होने से, जबकि अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं। डिमांड राइज हुई है प्राइस की वजह से नहीं, ये डिमांड राइज हुई है अदर फैक्टर्स की वजह से, फेवरेबल चेंज आया है अदर फैक्टर्स में, इस वजह से। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस, बट प्राइस खाली नहीं लिखेंगे, फॉल इन प्राइस। यहां पे इनकम का राइज होना, टैक्स का फॉल होना, सब्सिडीज का बढ़ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉल होना, या कमोडिटी का फैशन में आना, कोई भी दो फैक्टर आप लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। फिर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, कहां अप्लाई करता है? इधर करता है, एक्सटेंशन में करता है, क्योंकि देखो मूवमेंट में हो, एक्सटेंशन की बात करो, कॉन्ट्रैक्शन की बात करो, इन सब में अदर फैक्टर्स सेम है। सो अदर फैक्टर्स लॉ ऑफ डिमांड में भी सेम है, यहां पे भी सेम है, इसलिए यहां जो है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा। इंक्रीज इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं हम, प्राइस 30, डिमांड 30, प्राइस को रिड्यूस कर दिया 20 पे, डिमांड को इंक्रीज कर दिया। आप कोई और नंबर्स ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखिएगा कि प्राइस को रिड्यूस कर दो और डिमांड को बढ़ाना है। यहां पे इंक्रीज में हमने प्राइस को सेम शो करना है और डिमांड को बढ़ा देना है। ऐसा करके ही हम डिमांड में राइज शो करेंगे, प्राइस का इंपैक्ट नलिफाई करके। ठीक है, तो इसके बाद ये 4 पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट्स हमारे और बचे हैं डिफरेंस के इस कैटेगरी में। डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन, टेबल को ही डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया मैंने। 30 रुपीज पे 30 यूनिट्स डिमांड हो रही है, कंज्यूमर ए पॉइंट पे, प्राइस रिड्यूस कर दिया हमने 20 पे, डिमांड को बढ़ा दिया। यहां पे जो कंज्यूमर मूव किया है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव किया, डाउन अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिस केस में कंज्यूमर रहा तो सेम डिमांड कर्व में, बट ही हैज मूव्ड डाउन अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड में देखें तो 30 रुपीज प्राइस, पहले 30 यूनिट्स डिमांड, प्राइस को सेम रखा, डिमांड 40 कर दी। इस केस में डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसी से रिलेटेड हमारा 6th बेसिस है पॉइंट, कि यहां पे कंज्यूमर की पोजीशन सेम डिमांड कर्व पे रहती है। यहां पे इंक्रीज के केस में कंज्यूमर न्यू डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाता है, और ये न्यू डिमांड कर्व ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड राइटवर्ड। ये हमारा रहा
दोस्तों सेकेंड डिफरेंस, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अगर आपको ये डिफरेंस समझ आता है तो आप मेरा थर्ड डिफरेंस देखिएगा, वो आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि वो एक्सटेंशन इंक्रीज से ही रिलेटेड है। थर्ड डिफरेंस है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। दोनों का मतलब डिमांड का गिरना है, बट कॉज अलग है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड गिरी है प्राइस की वजह से, यहां पे डिमांड गिरी है अदर फैक्टर्स की वजह से। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। सो ये डिफरेंस आपको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सेम रहेगा उसमें। सो शुरू करते हैं डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग, डिमांड का फॉल होना प्राइस के राइज होने से अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड का फॉल होना प्राइस की वजह से नहीं, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइज इन प्राइस, खाली प्राइस मत लिखिएगा क्योंकि खाली प्राइस लिखा तो हो सकता है वो राइज और फॉल, तो ये स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा। तो स्पेसिफाई करना है हमें, राइज इन प्राइस की वजह से डिमांड फॉल हुई। यहां पे फॉल इन इनकम, राइज इन टैक्स, या आउट कमोडिटी इज आउट ऑफ फैशन, फॉल इन सब्सिडीज, ये सारे फैक्टर्स आप यहां पे लिख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहां अप्लाई करता है, मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अप्लाई करता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में अप्लाई करता है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व पे अप्लाई करता है, क्योंकि इन तीनों केसेस में अदर फैक्टर्स सेम। सो यहां अप्लाई करेगा, इधर अप्लाई नहीं करेगा। डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इन तीनों के केसेस के अंदर अदर फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। डिमांड को हमने रिड्यूस कर दिया, 30 से 20 कर दिया, क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। यहां पे डिमांड को हमने रिड्यूस कर दिया, प्राइस को बिना चेंज किए, क्योंकि ऐसा करके अदर फैक्टर्स का इंपैक्ट डिमांड के ऊपर विजिबल हो जाता है। ये 4 पॉइंट्स के बाद हमारे 2 और पॉइंट्स बचे हैं डिफरेंस के। डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन, टेबुलर फॉर्म को ही हमने डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया। पहले कमोडिटी का प्राइस 30 है तो कंज्यूमर 30 यूनिट्स डिमांड कर रहा है और ए पॉइंट पे प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है और कंज्यूमर बी पॉइंट पे आ जाता है। इस केस में, डिक्रीज इन डिमांड के केस में, आप अगर देखेंगे 30 रुपीज पे कंज्यूमर की डिमांड 30 है, ए पॉइंट पे प्राइस को हम सेम रखते हैं, डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। यहां पे कंज्यूमर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमारा 6th पॉइंट, पोजीशन ऑफ कंज्यूमर, यहां पे हम देख रहे हैं कंज्यूमर रिमेन्स ऑन सेम डिमांड का, ओनली हिज पोजीशन चेंजेस, he remains on same demand curve, only his position changes। यहां पे कंज्यूमर मूव्स टू न्यू डिमांड कर्व, एक ऑल टुगेदर न्यू डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाता है। और ये न्यू डिमांड कर्व अपवर्ड है या डाउनवर्ड? यस, डाउनवर्ड है। डिक्रीज इन डिमांड में डाउनवर्ड होता है और इंक्रीज इन डिमांड में अपवर्ड होता है। सो दोस्तों, ये हमारे 3 डिफरेंसेस थे। डिफरेंस फर्स्ट हमने पढ़ा, difference between movement along the same demand curve and shift in demand curve. Second, difference between extension of demand, increase in demand. Third, difference between contraction of demand and decrease in demand. Again मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तीनों डिफरेंसेस को अच्छे से समझने के लिए इससे पहले वाला जो वीडियो है जहां पे चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ये वीडियो आपको बेटर तरीके से समझ आता है।
Thank you for watching this video. Good day.